अध्याय 12 विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन भाग 3 जलवायु परिवर्तन। कक्षा एकादशी कला वर्ग का ये टॉपिक है भूगोल विषय का। इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपके नीचे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उस मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम जलवायु परिवर्तन के बारे में देखते हैं। तो विश्व की जो वर्तमान में जलवायु दिखती है किसी भी क्षेत्र की, वो वैसी जलवायु नहीं थी। कहा जाता है कि कई वर्षों के बाद में जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे माना जाता है कि राजस्थान की जो वर्तमान में जलवायु है वैसी जलवायु नहीं थी। राजस्थान में आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती थी। राजस्थान में अच्छी बारिश होती थी, हरा भरा था। लेकिन वर्तमान में उसकी जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार से हम जलवायु के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम अब कर रहे हैं वो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10 वर्षों से अनुभव किया जा रहा है। आपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। भूगर्भिक अभिलेखों से हिम युगों और अंतर हिम युगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भू आकृतिक लक्षण विशेषतः ऊंचाई तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण एवं शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया मानी जाती है। प्राकृतिक है और सतत लगातार ये जलवायु परिवर्तन होता रहता है। अगर हम भारत के बारे में देखते हैं तो भारत में भी आर्द्र एवं शुष्क युग आते जाते रहे हैं और पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं कि ईसा से लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी। ईसा से लगभग 3000 से 1700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2000 से 1700 वर्ष ईसा पूर्व ये क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। शुष्क दशाएं तभी के गहन हुई है। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिकों ने इस कालक्रम को अलग अलग कालों में बांटा है, जैसे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सेल्यूरियन। ये 3 कालों में बांटा है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियस तथा सेल्यूरियन युगों में पृथ्वी घन थी और प्लीस्टोसीन युग के दौरान हिम युग और अंतर हिम युग अवधि रही है। कौन से? प्लीस्टोसीन युग में। और अंतिम प्रमुख हिम युग आज से 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान अंतर हिम युग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। अगर हम अभिनव पूर्व काल में जलवायु की बात करते हैं तो अभिनव पूर्व काल के अंतर्गत सभी कालों में जलवायु में परिवर्तन होते रहे हैं और पिछली शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई हैं और 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहिल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसा ही एक परिवर्तन था। और 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के मृत मैदान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, भीषण सूखा पड़ा है। अगर हम फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ों तथा लोगों के प्रवासी संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभावों के बारे में बताते हैं। यूरोप अनेक बार उष्ण, आर्द्र, शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। यूरोप है उष्ण, आर्द्र, शीत और शुष्क युगों से कई बार गुजरा है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रसंग
10वीं और 11वीं शताब्दी के उष्ण एवं शुष्क दशाओं का है, जिनमें वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे थे। 10वीं और 11वीं शताब्दी में शुष्क दशा अधिक होने के कारण वाइकिंग कबीले थे वो ग्रीनलैंड में जाकर बचे, और यूरोप से ने सन 1550 से 1850 के दौरान लघु हिम युग का अनुभव किया, और 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई, और 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटती गई। इस प्रकार से अगर हम इनके बारे में आगे बढ़ते हैं तो हिम युग किस प्रकार से आगे बढ़ा और किस प्रकार से हम हिम युगों के बारे में कह सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कुछ कारण रहे हैं। प्रमुख रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण को अगर हम देखते हैं तो जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं। इन्हें हम खगोलीय और पार्थिव दो रूपों में विभक्त करते हैं, एक खगोलीय कारक, एक पार्थिव कारक। खगोलीय कारक के अंतर्गत हम देखते हैं कि सूर्य भी अपने स्थान पर चक्र निकालता है, और सूर्य के अंदर कलंकों की मात्रा होती है, वो कलंकों की मात्रा घटती है और बढ़ती रहती है। ये सौर कलंक हैं। जिस प्रकार से सौर कलंक यानी सौर कलंक यानी सूर्य के जो काले धब्बे होते हैं, जब काले धब्बे की मात्रा बढ़ जाती है सक्रिय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं, और जब काले धब्बे की मात्रा बढ़ जाती है तो काले धब्बे की मात्रा बढ़ने के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि काले धब्बों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है। मौसम कैसा होता है? ठंडा और आर्द्र, और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। जब काले धब्बे कम हो जाते हैं तो उष्ण और शुष्क दशाएं होती हैं। यद्यपि ये खोजें आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती हैं, फिर भी ये वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य के काले धब्बे होते हैं या काले कलंक होते हैं, इनके परिवर्तन से मौसम में परिवर्तन आता है और मौसम में परिवर्तन होता रहता है। अगर हम एक अन्य खगोलीय सिद्धांत देखते हैं जिसको बोलते हैं मिलेंकोविच, क्या बोलते हैं? मिलेंकोविच दोलन। मिलेंकोविच दोलन क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी के डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन के बारे में अनुभव लगाया जाता है। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य ताप में परिवर्तन ला लेता है, जिसका प्रभाव जलवायु में परिवर्तन होता है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर निकालती है तो उसका जो 23.5 डिग्री झुकाव है वो पृथ्वी के किस भाग के सामने पहुंचता है, तो उसके आधार पर सूर्य का ताप पड़ता है और मौसम में परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता रहता है, जिसको बोलते हैं मिलेकोविच दोलन। क्या बोलते हैं? मिलेकोविच दोलन। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो एक है जलवायु क्रियाओं के द्वारा भी जलवायु में परिवर्तन, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा भी जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु में परिवर्तन के किस प्रकार से परिवर्तन होता है इसका हम कारण देखते हैं। तो जलवायु है वो ज्वालामुखी के कारण से भी परिवर्तित होती है। ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसॉल फेंक देता है। क्या फेंकते हैं? एरोसॉल। एरोसॉल फेंकने के कारण ये एरोसॉल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को कम कर देते हैं। और हाल ही में हुए पिनाडोबा तथा एल शियोल ज्वालामुखी उद्भेदनों के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था। जलवायु पर पड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण मानवोद्भिद कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण, इसे भूमंडलीय ऊष्मन हो सकता है। इससे क्या होता है? भूमंडलीय ऊष्मन भी हो सकता है। तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो ज्वालामुखी से राख और विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो वायुमंडल में फैल जाती हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एरोसॉल। क्या बोलते हैं? एरोसॉल। और उस एरोसॉल के फैलने के कारण एक साद्र बन जाती है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उससे मौसम में परिवर्तन हो जाता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। और ये कई दिनों तक ये ऐसा बना हुआ रहता है, कई समय तक ये बना रहता है। इस प्रकार से जलवायु में पड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण मानवोद्भवी कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का कौन बढ़ावा देता है? मानव।
और उसके बढ़ने के कारण ही भूमंडलीय ऊष्मन होता है। तब हम भूमंडलीय ऊष्मन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भूमंडलीय ऊष्मन। सबसे पहले आता है ग्रीन हाउस गैस की उपस्थिति के कारण ही एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरण का पारेषण भी करता है। वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरण का पारेषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेता है। वे गैसें जो विकिरण को दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं, वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रिया को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो इस प्रकार से ग्रीन हाउस शब्द का समय अनुमान उस ग्रीन हाउस से लिया गया जिसका उपयोग ठंडे इलाकों में ऊष्मा का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। कांच प्रवेशी सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होती है, मगर बहिर्गामी विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी है। इस प्रकार कांच अधिक विकिरण को आने देता है और दीर्घ तरंगों वाले विकिरण को कांच घर से बाहर जाने से रोकता है। इससे ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाता है। जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाली कार अथवा बस में प्रवेश करते हैं तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव करते हैं अंदर। उसी प्रकार जाड़ों में बंद दरवाजों एवं खिड़कियों वाला वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव का एक उदाहरण माना जाता है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव को देखते हैं तो ये मानव द्वारा निर्मित भी बनाया जाता है। जैसे बर्फीले इलाकों के अंदर जब मानव को कृषि करनी होती है, मानव को फल बागानी कृषि करनी होती है, फल और फ्रूट या घास फूस है या फिर सब्जियों का उपयोग करना होता है, सब्जियों को उगाना होता है, तो उस समय ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा उनका खेती की जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे एक बहुत बड़े जो है वो कांच का बक्सा बना दिया जाता है। उस कांच के बक्से से जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो तो उस बक्से के अंदर पहुंच जाती हैं, लेकिन वापस दीर्घ तरंगों के रूप में वायुमंडल में पहुंचने वाली विकिरणें उसमें से नहीं निकल पाती हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के कारण वहाँ अधिक ठंड होते हुए भी उस जहाँ कांच का बक्सा बनाया जाता है, ग्रीन हाउस बनाया जाता है, वहाँ पे तापमान अधिक होने के कारण वो फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। इस प्रकार से वो अपना जीवन यापन भी इस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो वर्तमान में चिंता का कारण बनी हुई प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं? CO2। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCH, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ओजोन, O3 और कुछ अन्य गैसें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, NO और कार्बन मोनोऑक्साइड, CO आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रियाएं करती हैं और वायुमंडल में अनेक सांद्रण को प्रभावित करती हैं। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि के परिणाम वायुमंडल में इसके जीवन काल तथा इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होते हैं। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है तो वह पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु कितने लंबे समय तक बने रहते हैं। इनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उबारने में उतना ही अधिक समय लगता है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है और CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्मी ईंधनों जैसे तेल, गैस एवं कोयले के दहन से होता है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं और वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से
कहा जा सकता है कि वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, अतः भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण कई जंगलों की कटाई भी CO2 की मात्रा बढ़ाती हैं। अपने स्रोतों में हुए परिवर्तन से समझित करने के लिए CO2 को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है और जलवायु मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आंकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दुगना करके किया जाता है। बहुत प्रश्न। पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन से हैं? खगोलीय और पार्थिव कारण। ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं? वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव किसे कहते हैं? वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रिया को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रह कार्य, जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। दूसरा है ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। तीसरा है ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं उसको लिखना है। यह आपको सभी प्रश्न नोट्स बुक्स में करने हैं।